नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन, निर्माणाधीन डैम साइट पर मची अफरा तफरी। मौके पर प्रशासनिक टीम भी पहुंची। साथ में आपको अधिक जानकारी दे दें कि 200 मजदूर कर रहे थे काम। कोई हताहत फिलहाल नहीं होने की सूचना मिली है। साथ में आपको यह भी जानकारी दे दें कि भूस्खलन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपको चमोली जिले से दिखा रहे हैं, जहाँ विष्णुगाड़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन डाइवर्जन साइट पर भारी भूस्खलन देखने को मिला। ये साइट अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जहां एचसीसी कंपनी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। भूस्खलन के वक्त वहां करीब 200 मजदूर भी मौजूद बताए जा रहे थे। और साथ में आपको ये जानकारी दे दें कि गनीमत रही कि किसी भी भूस्खलन स्थल पर कोई मजदूर उस समय नहीं मौजूद था, नहीं दिखा, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हेलंग के पास जो विष्णुगाड़ परियोजना है, उसमें कुछ पहाड़ दरकने की सूचना प्राप्त हुई थी। और ये टीएचडीसी की साइट है, जहां करीब 300 मजदूर कार्यरत थे। और जिस साइट पे पत्थर गिर रहे थे, वहां अप्रॉक्सीमेटली 70 मजदूर थे। और जब पत्थर गिरने स्टार्ट हुए तो सभी ने भाग के अपनी जान बचाई। कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। 8 लोग घायल हुए थे, जिनको टीएचडीसी परिसर पे ही फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया है। और 4 लोग जिनको थोड़ी गंभीर चोटें थी, उनको पीपल कोठी विवेकानंद हॉस्पिटल में लाया गया है। और वहाँ अभी बताया जा रहा है कि एक के पैर में प्लास्टर करने की आवश्यकता पड़ रही है। और एक पेशेंट ऐसा है जिसका एमआरआई स्पाइनल स्क्रीनिंग होना है। उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए उनको श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, जहाँ एमआरआई की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो पाएगा कि इंजरी किस लेवल की है। कोई हताहत नहीं है और जितनों को सामान्य चोट थी सबको डिस्चार्ज किया जाएगा। और टीएचडीसी को निर्देशित किया गया है कि साइट की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही वहां कार्य आरंभ किया जाए। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अभय कैमरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, चमोली में बड़ा भूस्खलन देखने को मिला, जहां पर कई सारे लोगों को घायल भी बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरी अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल, इसे इशू पर समझ के हेलंग में जो टीएचडीसी के द्वारा जो निर्माण कार्य वहां पर किया जा रहा था, डैम का जो निर्माण काम वहां पर हो रहा था, उसकी एक साइट पर भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। भूस्खलन जिस समय वहां पर हुआ, निर्माण साइट पे जिसमें भूस्खलन हुआ, 200 मजदूर उस क्षेत्र में उस समय वहां पर काम कर रहे थे। 8 मजदूर यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे भूस्खलन में, जिसमें से 8 का अभी जो उपचार है वो निर्माणाधीन जो कंपनी है टीएचडीसी का जो हॉस्पिटल है, वहां पर उनका उपचार वहां पर किया जा रहा है। 4 जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनका विवेकानंद जो पीपल कोठी में वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। इस गंभीर मजदूर जो घायल बताए जा रहे हैं, उनको श्रीनगर हायर सेंटर के लिए ये कह सकते हैं भेजने का काम वहां पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार ये कह सकते हैं कि भारी बारिश उस क्षेत्र में हुई है, ऐसे में भूस्खलन की घटना का अंदेशा वहां पर था। लेकिन डैम साइट पर अचानक से हुई इस भूस्खलन से वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। और जिस प्रकार से डैम साइट के ठीक ऊपर ही भूस्खलन हुआ, तो उसके बाद प्रशासन ने पहले डैम जो निर्माणाधीन जो कंपनी है, उन कंपनी को निर्देशित वहां पर किया है कि पहले सुरक्षा के जो मानक है, उन मानकों को पुख्ता करने का काम वहां पर किया जाए। जब तक सुरक्षा पुख्ता नहीं हो पाती है, तब तक किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र में कोई भी निर्माण काम के लिए किसी भी मजदूर को वहां पर न लगाया जाए। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अगर जिस प्रकार से बारिश हो रही है, ऐसे में अगर भूस्खलन का खतरा जिस प्रकार से उस क्षेत्र में बना हुआ निर्माण साइट पे, और आने वाले दिनों में बिना किसी सुरक्षा के हादसा हो जाने के बाद से, अभय, जिस तरह से कुछ हादसा अगर हो जाता है, उसके बाद से जिस तरह से तत्परता दिखाई जाती है, अगर वही तत्परता पहले दिखा दी जाए, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ मजदूर घायल है, अगर इसमें कोई अपनी जान गंवा देता तो फिर बड़े सवाल खड़े होते। क्योंकि हमने पहले भी कई सारी ऐसी खबरें देखी जहां पे ब्रिज टूट जाता है, उसके बाद हम सवाल पूछते हैं। लेकिन अगर पहले ही सवाल खड़े हो जाए, पहले ही प्रशासन और जितनी भी साइट से या फिर जितने भी कंपनीज है वो पहले से अगर अवेयर हो जाए, तो इस तरह की फिर घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलेंगी।
जी बिल्कुल, ये कह सकता है कि बार बार प्रशासन की तरफ से ये निर्देश ऐसी निर्माण कंपनियों को वहां पर दिए जा रहे हैं कि पहले जो निर्माण की जो साइड है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता मानक वहां पर किए जाएं, सुरक्षा के जो उपकरण हैं उन उपकरण को वहां पर लगाने का काम वहां पर किया जाए। और जिस प्रकार से बारिश ये कह सकते हैं कि पर्वतीय जनपदों पर हो रही है, तो ऐसे में खतरा लगातार भूस्खलन का बना रहता है और उन सब चीजों को देखते हुए काम उस हिसाब से वहां पर करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से निर्माणाधीन कंपनी की तरफ से वहां पर लगातार काम किया गया था, भारी संख्या में मजदूरों को डिप्यूट करने का वहां पर किया गया था, तो ऐसे में खतरा और ज्यादा था। इसीलिए अब जिला प्रशासन की तरफ से कुछ सख्त हिदायतें दी गई है। अगर उनका पालन नहीं होता तो फिर यह समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई इस निर्माणाधीन कंपनी के ऊपर हो सकती है। जी चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस के बनौली गांव से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उत्तराखंड के 8.28 लाख किसानों को कुल 184.25 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। आपको जानकारी दे दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक उत्तराखंड के किसानों को इस योजना के तहत कुल 31,011.409 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये योजना छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत आधार बनी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनकी खेती और पारिवारिक जरूरतों में सहयोग देना है। योजना की पारदर्शिता और व्यापकता की वजह से इसे देश भर में सराहना भी मिल रही है। सरकार ने इसे कृषि क्षेत्र की रीढ़ बताया है। और वहीं उत्तराखंड के 12 जनपदों में हुए जिला पंचायत चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, कुल 338 सदस्यों में जिला पंचायत की सीटों पर मतदान हुआ। भाजपा ने 320 सीटों पर अपने समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, जिसमें से 124 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस ने 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 106 सीटें पार्टी के खाते में आई। और वहीं निर्दलीयों ने 128 सीटों पर विजय प्राप्त कर अपना दबदबा बनाए रखा। इस तरह से चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसके अलावा ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में भाजपा ने दावा किया है कि उनके उम्मीदवारों को लगभग 82% सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी। इस चुनाव परिणाम से राज्य की राजनीतिक परिदृश्यता में नए समीकरण बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश भर के लाभार्थी किसानों को 20वीं किस्त की धनराशि डीबीटी बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में स्थानांतरित कर दी गई है। इस अवसर पर देहरादून में कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याएं, अनुभवों और सुझावों को भी सुना। देहरादून के कार्यक्रम में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने हिस्सा भी लिया और योजना से मिले लाभों को साझा भी किया। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम किसान योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में कृषि अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। मुख्य सचिव आनंद वृदन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता जताई। जिला गंगा समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित करने को भी कहा गया। वहीं जल निगम द्वारा बनाए जा रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का कार्य शीघ्र पूर्ण करने को बल भी दिया गया। मुख्य सचिव ने कोटद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड, तिलवाड़ा एसटीपी के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता भी जताई और जिलाधिकारियों को भूमि हस्तांतरण जैसे मुद्दे पर 1 महीने में सुलझाकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने पूरे प्रदेश में सीवेज मैनेजमेंट का अंतर विश्लेषण कराने, फ्लड
प्लेन जोनिंग एवं हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में तेजी लाने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को ऑनलाइन किए जाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने स्लज मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के और बची हुई लेगेसी वेस्ट साइट्स को जल्द से जल्द साफ करने के और कार्य योजना प्रस्तुत करने की बात भी कही। और वहीं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच सड़क मार्ग बाधित होने के कारण बीते कुछ दिनों से केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। केवल लौट रहे यात्रियों को सुरक्षा बलों की सहायता से वैकल्पिक पैदल मार्च से वापस लाया जा रहा है। अब ये मार्ग आंशिक रूप से पैदल चलने योग्य होने के प्रशासन ने सोनप्रयाग से श्रद्धालुओं के नए जत्थे को गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ के लिए भेज दिया है। जानकारी ये भी दे दें कि रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि अभी भी क्षतिग्रस्त स्थल पर वाहनों का संचालन संभव नहीं है, इसीलिए श्रद्धालुओं को तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बारिश होने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। साथ ही यात्रियों से अपील भी की गई है कि वो मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा को योजना बनाएं। फिनिशिंग होने के बाद इसमें वाहन भी पैदल के लिए बढ़िया रास्ता खुल चुका है। देहरादून में आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसानों से संवाद करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त की धनराशि का डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी किसानों के खातों में हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एप्पल और कीवे मिशन जैसे पहाड़ी कृषि अभियानों से प्रदेश के काश्तकार आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। साथ ही पाली हाउस निर्माण में सहायता भी दी जा रही है। किसानों की उत्पादन क्षमता में भी इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि कृषि की आय बढ़कर अब वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं और उत्तराखंड का सपना साकार किया जा सकता है। सरकार किसानों को नई तकनीक, परीक्षण और संसाधनों से लैस करने में आगे से काम कर रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषक संवाद कार्यक्रम में सीएम पहुंचे, जहां उन्होंने ये सारी बातें कही। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बाद आरक्षण सूची को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा पर आरक्षण प्रक्रिया में धांधली और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा ने साम दाम दंडभेद की नीति अपनाकर आरक्षण सूची को पक्ष में मोड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से कानून सम्मत और पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को हर स्तर पर समर्थन दिया है। विपक्ष भ्रम और हताशा में अनर्गल आरोप लगा रही है। चुनाव में 128 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं और इसकी भूमिका सत्ता संतुलन में अहम हो गई है। फिलहाल आरक्षण सूची सियासी बहस का केंद्र बनी हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची को लेकर सियासी घमासान देखने को मिला है। प्रक्रिया के तहत अभी उसके लिए सभी को समय दिया गया और सभी अपनी आपत्तियां लगा सकते हैं और आपत्तियों का निस्तारण मैं समझता हूं कि अब ये वैसी ही बात हो गई जैसे हमने चुनाव जब घोषित किए थे, अपनी सिफारिश सरकार ने करी थी निर्वाचन आयोग को कि आप चुनाव करवाइए, सरकार तैयार है। पहले कहते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, संविधान का गला घोट रही है। जब हम चुनाव कराने चले गए तो उन्होंने कोर्ट में भेज दिया कुछ लोगों को। जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहने लगे कि आप ये मानसून है, आपदा का समय है और रिजल्ट सबके सामने है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश की जनता ने हमेशा, जैसे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और निकाय के चुनाव में, उसी प्रकार से इन चुनाव में भाजपा के लोगों को जिताया, समर्थन किया। तेज गति से ग्राम सभाओं का विकास हुआ, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और तेजी से हम सभी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, मैं सभी प्रतिनिधियों को जो चुनाव में, पंचायत चुनाव में गए हुए उन सबको बधाई देता हूँ। अंतिम छोर तक वो जो है विकास को ले जाने का काम करेंगे। हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सब विधि सम्मत किया गया, किसी को कोई परेशानी हो
तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। एक आपत्ति का समय लगाया जाता है, किसी को रोकना, किसी को पीछे हटाना, ये हमारा कहीं नहीं। और वहीं प्रदेश भर में जारी बारिश के दौर को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। इन क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी है। बारिश के मद्देनजर अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली जिलों में बाढ़ की चेतावनी लगातार जारी की गई है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक वर्षा से नदी नालों में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। प्रशासन ने आम जनता से सतर्क रहने की अपील की है। अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। आज 1 तारीख हो गई है, तो अगले 3-4 दिन 1 से लेकर 4 तारीख तक उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और भारी बारिश की बात करें तो 1 तारीख और 2 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिलों में जैसे देहरादून है, टिहरी है या नैनीताल, बागेश्वर, यहाँ कहीं कहीं जो भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को थोड़ा वर्षण में वृद्धि की संभावना लग रही है। तो इसमें जो 3 तारीख को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या अंदर के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपद है, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। इसी तरीके से 4 तारीख को भी जो कुमाऊं में बागेश्वर है, नैनीताल है या चंपावत है, वहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा कहीं कहीं मिल सकती है। जबकि उधम सिंह नगर है या पौड़ी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, ये उत्तरकाशी है, वहाँ पे भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि एक्टिविटी जो है अभी अगले 3-4 दिन रहेगी और 3 और 4 तारीख में जो है मानसून एक्टिविटी वो जो है थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। और वही उत्तराखंड में धामी सरकार का बहुचर्चित ऑपरेशन कालनेमी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश भर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अब तक कई फर्जी, ढोंगी और छद्मवेशी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से कुछ बाबा अन्य राज्यों और विदेशों से आए थे, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। आश्रमों की तलाशी से लेकर बाबाओं की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन ने कई बड़े नामों को भी घेरे में ले लिया है। आपको बता दें, हालांकि कुछ मामलों में बाबाओं को पूछताछ के बाद से छोड़ देने से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे ऑपरेशन को धार्मिक आस्था पर हमला करार देते हुए आरोप लगाया है कि ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार बाबाओं को डराने और साधु संत समाज पर दबाव बनाने का षड्यंत्र रच रही है। इससे जवाब में सरकार ने साफ किया है कि अभियान का उद्देश्य सिर्फ फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई करना है, न कि सच्चे संतों को निशाना बनाना। आने वाले दिनों में इस अभियान की दिशा और इससे जुड़े राजनीतिक समीकरणों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। खबर रुड़की से है, जहां के मलखपुर चुंगी स्थित होटल श्रीनिवास में सिविल लाइंस पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 युवतियों और 5 युवक को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया है। जानकारी दे दें कि गिरफ्तारों में होटल का मैनेजर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस होटल में लंबे समय से देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था। ग्राहकों की डिमांड पर युवतियों को बाहर भी भेजा जाता था। कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के मुताबिक सभी से पूछताछ जारी है। नामों का खुलासा कार्रवाई पूरी होने के बाद से की जाएगी। बड़ी बात यह है कि शहर के बीचों बीच इस तरह का गोरख धंधा चल रहा था और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, जिसके बाद से बड़े सवाल खड़े होते हैं। और खबर भीमताल से है, जहां की निजी शिक्षण संस्थान में लखनऊ निवासी BCA सेकेंड ईयर की छात्रा ने आत्महत्या मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मृतक वाशवी का शव भीमताल के निजी शिक्षक संस्थान में फंदे से लटका हुआ मिला था। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। वाशवी के परिजनों ने कॉलेज की मैनेजमेंट पर तमाम संगीन आरोप लगाए। उन्होंने नैनीताल पुलिस से अपनी बेटी को न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। भवाली थाना क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एक बच्ची की सुसाइड करने का मामला आया था। तो पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में जो मौके साक्ष्य हैं वो भी संकलन किए गए।
बाकी पीएम रिपोर्ट और बाकी चीज़ों को देख के जो है इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है और जैसे भी जांच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर फोरेंसिक की टीम को भेजा गया था और हमारी जो बाकी टीमें हैं वो लोग भी वहाँ पे हैं। कुछ हम सीसीटीवी सर्विलांस और डाटा एनालिसिस का काम भी कर रहे हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6 दुकानों को सील कर दिया है। ये कार्रवाई चूना भट्टा, सर्वे चौक, विदालपुर और पटेल नगर जैसे व्यस्त इलाकों में देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इन दुकानों के कारण लगातार यातायात बाधित हो रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रशासन ने की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी पहले ही जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर चुके हैं। अब अगली कार्रवाई के तहत दुकानों को सील कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जनता की परेशानी को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बात करें अगर नियमों की तो उसका उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर बागेश्वर से है, जहां ग्लावंदम के सैनिक के 1.5 साल के बेटे की मौत हो गई। जिला अस्पताल पर लगे आरोपों के बाद से सीएमओ कुमार आदित्य तिवारी ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों की एक बैठक ली है। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सक मरीजों का बेहतर इलाज करने का हर संभव प्रयास करें। आरोपों को नकारते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मरीजों को देने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मृतक बच्चे के परिजनों द्वारा जिला अस्पताल के डॉक्टर और जिला अस्पताल पर आरोप लगाए गए हैं जो पूरी तरह से निराधार हैं। चिकित्सकों द्वारा अपना 100% देकर बच्चे का इलाज किया है। वहीं देर से पहुंचे 108 एम्बुलेंस से नाराज सीएमओ ने 108 संचालकों और चालकों से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाएगा उनके बिल पास नहीं किए जाएंगे। उसके बाद जो सोशल मीडिया में जिस तरह से इस घटना को प्रचारित किया गया या जो मरीज जिसकी मृत्यु हुई जो बच्चे की, उसके फादर द्वारा जिस तरह से भावावेश में हमारे अस्पताल के डॉक्टरों के ऊपर जो आरोप लगाए गए, वो प्रथम दृष्टया हमारी नज़रों में वो तो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि हमारे सामने ही हमारे डॉक्टरों ने, भले वो हमारे पीडियाट्रिशियन हो या फिर हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने जितना भी उनसे बन सकता था उस टाइम पे काम, उन्होंने पूरा काम किया, अपने तन्मयता से के साथ काम किया। और जो हमारे डॉक्टर थे जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अभद्रता की और क्या कहते हैं एम्बुलेंस के लिए मना कर दिया, उन्हीं डॉक्टरों ने क्या कहते 2 घंटे अपनी ड्यूटी के बाद 8 बजे इनकी ड्यूटी छूट चुकी थी, उसके बाद भी वो 10:30 बजे तक यहाँ रहे, उसको मरीज़ को स्टेबलाइज किया जब तक उसको एम्बुलेंस नहीं मिली, एश्योर हुए कि एम्बुलेंस मिलती है, उसके बाद ही वो घर गए। अब इसमें क्या होता है कि जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, जब किसी की अपने बंदे की मृत्यु होती है किसी की, तो वो भावावेश में बहुत सारी बातें कहता है और ये बातें हमने इतने सालों की अपनी नौकरी में अनुभव में देखा है। तो ये भावावेश में चीज़ें हो जाती हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कोई भी ऐसा उसका आधार नहीं बनता है कि जब कल पूर्ण जांच की गई और उस जांच के बाद ये निकल कर गया कि वो बच्चा पहले से बीमार था और वो ऐसी गंभीर स्थिति में था कि उसको पहले ग्वालदम दिखाया गया। ग्वालदम वालों ने उसको 2 जगह लिखा, थराली और CSC बैजनाथ नज़दीक था, वो लोग बैजनाथ लेके आ गए। बैजनाथ लाने के बाद वहाँ के पीडियाट्रिशियन ने उसका उपचार किया और उसने उसको रेफर टू हायर सेंटर लिखा, ना कि उसने उसको बागेश्वर जिला चिकित्सालय लिखा। लेकिन वो लोग बागेश्वर लेके आए मरीज को। बागेश्वर में जो हमारे बाल रोग विशेषज्ञ थे और जो हमारे इमरजेंसी में डॉक्टर थे, उन्होंने उसका पूरा ध्यान दिया, पूरा स्टेबलाइज किया बच्चे को। लेकिन बच्चे की स्थिति ऐसी थी कि उसका इलाज यहाँ संभव नहीं था, क्योंकि उसको झटके आ रहे थे, बुखार था और उसके दिमाग में सूजन होने की शंका थी, दिमाग पे असर। और वही डोईवाला स्थित BSF ट्रेनिंग सेंटर से आज एक 25 सदस्यीय पर्वतारोहण दल लद्दाख और हिमाचल की ऊंची चोटियों का फतेह करने के लिए रवाना किया गया। इस अभियान को BSF के IG और IPS अधिकारी अशोक कुमार ने हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। इस पर्वतारोहण मिशन का नेतृत्व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और 7 बार पर्वतारोहण कर चुके डिप्टी कमांडेंट लवराज सिंह कर रहे हैं। टीम में महिला जवान भी शामिल हैं जो इस साहसिक मिशन में बराबरी से भागीदारी लेंगी। BSF की ये टीम सिर्फ पर्वतारोहण ही नहीं बल्कि अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाएगी और चोटियों पर साफ सफाई का संदेश भी देगी। ये मिशन न केवल साहस का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। BSF का 25वीं सदस्यीय पर्वतारोहण दल रवाना किया गया है।
फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।